क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर भी आपको साफ समझ नहीं आया कि करना क्या है? दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हर ऑप्शन थोड़ा सही लगता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह क्लियर नहीं होता। आप बार बार उसी बात पर लौटते हैं, सोचते हैं कि इस बार समझ आ जाएगा, लेकिन उलझन वैसी की वैसी ही रहती है। अगर ध्यान से देखें, तो यहां प्रॉब्लम सोचने की नहीं है। हम सोचते तो बहुत हैं। असली दिक्कत यह है कि हमारी सोच बिखरी हुई होती है। वह एक जगह टिकती नहीं है, इसलिए हमें उसका पूरा पिक्चर दिखता ही नहीं। जैसे अगर कोई चीज सामने साफ दिखाई ना दे, तो हम उसे सही से समझ नहीं पाते। वैसे ही जब सोच दिखती नहीं है, तो वह क्लियर भी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, आइडियाज सोचते हैं, लेकिन उन्हें एक जगह रखकर देखने की आदत नहीं बनाते। इसलिए कई बार हम गलत डिसीजन नहीं लेते, बल्कि अनक्लियर डिसीजन लेते हैं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। यहीं पर हमारी आज की किताब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाती है। ये कहती है कि अगर आप अपनी सोच को देखना सीख ले, तो उसे समझना आसान हो जाता है। और जब समझ आसान होती है, तो डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब जगत चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ थिंकिंग इन ग्राफ्स की। यह किताब आपको ज्यादा सोचने के लिए नहीं कहती, बल्कि यह दिखाती है कि आप जो सोचते हैं उसे कैसे अरेंज करें ताकि वह आपके काम आए, न कि आपको और कंफ्यूज करे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राफ्स सिर्फ चार्ट्स नहीं होते, बल्कि यह एक तरीका है जिससे आप अपनी सोच को शेप दे सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिंपल विजुअल थिंकिंग आपके डिसीजंस को क्लियर कर सकती है, कैसे हिडन पैटर्न्स सामने आने लगते हैं, और कैसे आपका माइंड धीरे धीरे बिखरी हुई सोच से साफ सोच की तरफ बढ़ता है। अब सवाल यह है कि अगर सोच को क्लियर बनाना है, तो उसे कैसे देखा जाए? यहीं से यह किताब अपने कोर आइडियाज, या कहें फंडामेंटल्स, एक एक करके खोलती है। आइए अब उन सिंपल लेकिन पावरफुल फंडामेंटल्स को समझते हैं, जो हमारी सोच को डायरेक्शन देते हैं। फंडामेंटल एक, अपनी सोच को दिमाग से बाहर लाना, यानी मेकिंग योर थॉट्स विजिबल। हम में से ज्यादातर लोग एक ही जगह अटक जाते हैं। हम हर प्रॉब्लम को सिर्फ दिमाग के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम और सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन दिमाग एक समय पर बहुत सारी चीजों को साफ तरीके से पकड़ नहीं पाता। इसलिए होता यह है कि थॉट्स बार बार घूमते रहते हैं, कुछ बातें छूट जाती हैं, और कुछ बिना पूरी तरह समझे ही सही लगने लगती हैं। यही कारण है कि कई बार हम सोचते बहुत हैं, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाते। यह किताब एक बहुत सीधी बात सिखाती है। जब तक सोच दिमाग में है, तब तक वह अधूरी है। जैसे ही आप उसे बाहर लाते हैं, वह साफ होने लगती है। बाहर लाना मतलब उसे लिखना, ड्रॉ करना, या किसी सिंपल ग्राफ में रखना। इससे पहली बार आपको अपनी सोच दिखती है। जब कोई चीज दिखती है, तब आप उसे ठीक से देख पाते हैं, और जब आप उसे देख पाते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। अब इसे एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। दिमाग में क्या चलता है? आप सोचते हैं टाइम नहीं है, लेकिन हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फीस भी लगेगी, लेकिन एनर्जी बढ़ेगी। अभी काम ज्यादा है, लेकिन बाद में रिग्रेट होगा। ये सब बातें सही हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिक्स हो रही हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अब वही चीज अगर आप बाहर लाते हैं, तो क्या होता है? आप एक सिंपल कागज लेते हैं और दो चीजें लिखते हैं। एक साइड समय और मेहनत,
दूसरी साइड, फायदा। अब आप ऑनेस्टली कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि जिम जाने में रोज 1 घंटा लगेगा। शुरुआत में थकान लगेगी, लेकिन 1 महीने बाद एनर्जी बढ़ेगी। 2 से 3 महीने बाद बॉडी और हेल्थ बेहतर होगी। सारे पॉइंट्स लिख लेने के बाद अब आप पहली बार पूरा पिक्चर एक साथ देख पा रहे हैं। अब डिसीजन गेस वर्क से नहीं, हर एक थॉट पॉइंट्स को देखने से होगा। आपको साफ दिखेगा कि शॉर्ट टर्म में मेहनत ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा भी बड़ा है। यही क्लैरिटी पहले आपके पास नहीं थी, क्योंकि सब कुछ दिमाग में मिक्स था। पर अब सिस्टमैटिकली सब अरेंज्ड है, और आपका एफर्ट वर्सेस बेनिफिट्स का कंपैरिजन एकदम क्लियर है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फीलिंग से या तुक्के से डिसीजन लेना बंद कर देते हैं। आपको लगता है से ज्यादा दिखता है, पर भरोसा होने लगता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां होती है, जब आपकी सोच बाहर होती है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? क्या मैं किसी एक साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? दिमाग के अंदर यह करना मुश्किल होता है, लेकिन बाहर आने पर यह आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाती है। आप हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को पहले बाहर लाने लगते हैं, फिर समझते हैं। इससे जल्दबाजी कम होती है और क्लैरिटी बढ़ती है। इस अप्रोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह आपको ज्यादा सोचने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह सिखाता है कि जो आप सोच रहे हैं उसे साफ तरीके से कैसे देखना है। और जब आपको अपनी सोच साफ दिखने लगती है, तो सही डिसीजन लेना मुश्किल नहीं रहता। फंडामेंटल दो, सीइंग डिसीजंस एज रिलेशनशिप्स, यानी हर डिसीजन में क्या छोड़ रहे हैं और क्या पा रहे हैं, यह समझना। जब हम कोई डिसीजन लेने बैठते हैं, तो हम अक्सर ऑप्शंस को अलग अलग देखकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि बस यह पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है और कौन सा नहीं। लेकिन असल में यही जगह है जहां हम चूक जाते हैं। कोई भी ऑप्शन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वह हमेशा किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ा होता है। हर डिसीजन के पीछे एक रिलेशन होता है, जिसमें आप कुछ देते हैं और उसके बदले कुछ पाते हैं। जब तक यह रिलेशन साफ नहीं होता, तब तक डिसीजन भी साफ नहीं होता। दिमाग की आदत होती है कि वह चीजों को अलग अलग देखकर समझने की कोशिश करता है। इसलिए हम हर ऑप्शन को इंडिविजुअली एनालाइज करते रहते हैं। इसी वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि हर ऑप्शन अपने आप में सही लगता है। क्लैरिटी तब आती है जब हम चीजों को साथ में देखते हैं और समझते हैं कि एक चीज दूसरी से कैसे जुड़ी हुई है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि ऑप्शंस को अलग अलग मत देखो, बल्कि उनके बीच का रिलेशन देखो, क्योंकि वही डिसीजन को मीनिंगफुल बनाता है। इसे एक आसान और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने 2 जॉब ऑफर्स हैं। पहली जॉब में सैलरी ज्यादा है, लेकिन काम का प्रेशर भी ज्यादा है और समय कम मिलेगा। दूसरी जॉब में सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन काम मैनेजेबल है और आपको पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अगर आप इन्हें अलग अलग सोचते हैं, तो दोनों ही अच्छे लगेंगे और डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप रिलेशन देखते हैं, जहां एक तरफ सैलरी है और दूसरी तरफ लाइफ बैलेंस, तस्वीर बदल जाती है। अब आपको साफ दिखता है कि पहली जॉब हाई सैलरी देती है, लेकिन उसके बदले लो बैलेंस मिलता है, और दूसरी जॉब मीडियम सैलरी देती है, लेकिन उसके बदले हाई बैलेंस मिलता है। अब डिसीजन यह नहीं रह जाता कि कौन सी जॉब अच्छी है, बल्कि यह हो जाता है कि आप किस तरह का बैलेंस अपने लिए चुनना चाहते हैं। यही इस फंडामेंटल की असली ताकत है। यह आपको सिखाता है कि हर डिसीजन में कुछ मिलता है और कुछ छोड़ना पड़ता है। और जब तक यह साफ नहीं दिखता, तब तक मन उलझा रहता है। जब आप रिलेशंस को देखना शुरू करते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता, बल्कि
हर ऑप्शन एक अलग तरह का ट्रेड ऑफ होता है। यह समझ आपके डिसीजन को ज्यादा ऑनेस्ट और क्लियर बना देती है। धीरे धीरे यह तरीका आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। आप हर सिचुएशन में अपने आप पूछने लगते हैं कि मैं किस चीज के बदले क्या ले रहा हूं और क्या छोड़ रहा हूं। इस एक बदलाव से आपका फोकस बदल जाता है और डिसीजंस लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और ग्राउंडेड हो जाता है। अंत में यह फंडामेंटल आपको यह समझ देता है कि क्लैरिटी ऑप्शंस में नहीं, बल्कि उनके बीच के रिलेशन में छिपी होती है। और जैसे ही यह रिलेशन साफ दिखने लगता है, सही डिसीजन अपने आप सामने आ जाता है। फंडामेंटल 3, स्पॉटिंग रिपीटिंग पैटर्न्स, यानी अपनी बार बार होने वाली गलतियों और आदतों को पहचानना। हम अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेते हैं, उन्हें हम अक्सर अलग अलग सिचुएशंस के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि हर बार प्रॉब्लम नई है, इसलिए हर बार हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमारी बहुत सारी सिचुएशंस एक जैसी होती हैं, बस उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। हम वही तरह के डिसीजंस लेते हैं, वही मिस्टेक्स दोहराते हैं और वही रिजल्ट्स पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमें यह रिपीट साफ दिखता नहीं है। दिमाग की एक लिमिटेशन यह है कि वह अलग अलग मोमेंट्स को जोड़कर पैटर्न नहीं बना पाता, जब तक उसे वह एक साथ दिखाया न जाए। इसलिए हम हर बार उसी चीज को फ्रेश प्रॉब्लम मान लेते हैं। यही कारण है कि इंप्रूवमेंट धीमी होती है, क्योंकि हम रूट पैटर्न को देख ही नहीं पाते। यह किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी एक्शंस और डिसीजंस को एक स्ट्रक्चर में रखते हैं, जैसे सिंपल ग्राफ या विजुअल फॉर्म में, तो आपको यह दिखने लगता है कि कौन सी चीज बार बार हो रही है। और जैसे ही कोई पैटर्न दिखता है, वह प्रॉब्लम रह नहीं जाता, बल्कि एक क्लियर सिग्नल बन जाता है कि क्या बदलना है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको हमेशा लगता है कि आप दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपको लगता है कि काम बहुत है, इसीलिए प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ फील करते रहेंगे, तो कुछ क्लियर नहीं होगा। अब अगर आप अपने पूरे दिन के काम को एक सिंपल तरीके से लिखते हैं और उन्हें टाइम स्पेंट और वैल्यू के हिसाब से रखते हैं, तो एक अलग ही पिक्चर सामने आती है। आपको दिखने लगता है कि आप अपना ज्यादातर समय ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिनका असर कम है, और जिन कामों का असर ज्यादा है, उन्हें आप टालते रहते हैं। यह पैटर्न शायद हर दिन हो रहा था, लेकिन आपको दिख नहीं रहा था। यही इस फंडामेंटल का असली पॉइंट है। प्रॉब्लम यह नहीं थी कि आपके पास टाइम कम था, बल्कि यह थी कि आपका पैटर्न कैसा था। और जैसे ही पैटर्न दिख गया, सॉल्यूशन भी साफ हो गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप गैस करना बंद कर देते हैं। आप अपने बिहेवियर को देख पाते हैं और उसी के आधार पर चेंज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने डिसीजंस को ट्रैक करना शुरू करते हैं और समझने लगते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अंत में यह फंडामेंटल आपको यह समझ देता है कि प्रोग्रेस रैंडम नहीं होती, वह पैटर्न्स पर डिपेंड करती है। और जब आप उन पैटर्न्स को देखना सीख जाते हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। फंडामेंटल 4, कीपिंग थिंग्स सिंपल टू गेट क्लैरिटी, यानी एक्स्ट्रा बातें हटाकर सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है, तो उसे समझने के लिए हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा डिटेल चाहिए। इसलिए हम हर पॉसिबल फैक्टर को जोड़ने लगते हैं और हर छोटी चीज को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार यही अप्रोच उल्टा काम करती है। डिटेल बढ़ती जाती है, लेकिन क्लैरिटी कम होती जाती है। दिमाग को क्लैरिटी तब मिलती है जब चीजें साफ और स्ट्रक्चर्ड होती हैं, न कि तब जब वे बहुत ज्यादा डिटेल्ड हों। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाए, तो माइंड फोकस खो देता है और डिसीजन और मुश्किल हो जाता है। यह किताब सिखाती है
कि सही अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए हमें चीजों को छोटा और साफ करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उन फैक्टर्स पर ध्यान दें जो डिसीजन को सच में अफेक्ट करते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। आप रिसर्च शुरू करते हैं और आपको दर्जनों ऑप्शंस मिलते हैं। हर लैपटॉप में अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, बैटरी, स्क्रीन, ब्रांड, प्राइस, रिव्यूज। कुछ देर बाद आपको लगता है कि जितना आप देख रहे हैं उतना ही कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं और अपने लिए सिर्फ दो मेन फैक्टर्स चुनते हैं, जैसे परफॉर्मेंस और प्राइस, तो पिक्चर बदल जाती है। अब आप हर ऑप्शन को इन दो चीजों के आधार पर कंपेयर करते हैं। जो लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस देता है लेकिन प्राइस भी ज्यादा है, वह एक कैटेगरी में आता है। जो अफोर्डेबल है लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज है, वह दूसरी कैटेगरी में आता है। अब डिसीजन आसान हो जाता है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को छोटा नहीं किया, बल्कि उसे साफ किया है। इस फंडामेंटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। आप हर डिटेल में उलझने के बजाय मेन चीज पर फोकस करते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड खुद ही फिल्टर करना सीख जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अंत में यह फंडामेंटल यह सिखाता है कि क्लैरिटी ज्यादा जानकारी से नहीं आती, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने से आती है। जब आप अननेसेसरी चीजों को हटाकर कोर रिलेशन पर फोकस करते हैं, तो डिसीजन अपने आप आसान हो जाता है। फंडामेंटल 5, ट्रेनिंग योर माइंड टू थिंक इन ग्राफ्स, यानी धीरे धीरे अपने दिमाग को साफ और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचने की आदत डालना। शुरुआत में जब आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो यह थोड़ा एफर्ट लेता है। आपको कॉन्शियसली बैठकर सोचना पड़ता है कि क्या लिखना है, क्या कंपेयर करना है और कैसे देखना है। यह प्रोसेस थोड़ा स्लो लग सकता है, क्योंकि आप अपने पुराने तरीके से अलग कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी थिंकिंग को बदल देती है। ये किताब यह नहीं कहती कि आपको हर बार ग्राफ बनाना जरूरी है। इसका गोल यह है कि वो अब आपका माइंड खुद ही इस तरह काम करने लगे। मतलब आप नेचुरली रिलेशंस देखने लगें, पैटर्न्स पहचानने लगें और डिसीजंस को क्लियर तरीके से समझने लगें। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता था, तो आप हर ऑप्शन को अलग अलग सोचते थे और बार बार उसी थॉट में घूमते रहते थे। इससे कंफ्यूजन बढ़ता था और डिसीजन डिले होता था। लेकिन जब आप कुछ समय तक इस अप्रोच को यूज करते हैं, तो आपका माइंड इस प्रोसेस को सीखने लगता है। अब जब भी कोई सिचुएशन आती है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पूछता है कि इसमें एफर्ट कितना है, इसका फायदा कितना है और यह किसके साथ कंपेयर हो रहा है। अब आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका थिंकिंग पैटर्न बदल चुका होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है कि आप समझकर डिसीजन ले रहे हैं, न कि अंदाजे से। कंफ्यूजन कम होता है और क्लैरिटी नेचुरली आने लगती है। अंत में यह फंडामेंटल आपको एक लॉन्ग टर्म चेंज देता है। यह सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि यह आपकी सोचने की आदत को बदल देता है। अब आप रैंडम तरीके से नहीं सोचते, बल्कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हैं, और यही चेंज आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना देता है। फंडामेंटल 6, डिफाइनिंग द रियल प्रॉब्लम क्लियरली, यानी असली प्रॉब्लम को साफ देखना और समझना। कई बार हम जिस चीज को प्रॉब्लम मानते हैं, वह असल प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि उसका असर होता है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और हम उसी फीलिंग को प्रॉब्लम मान लेते हैं। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि हम उस चीज को ठीक करने लगते हैं जो असली वजह ही नहीं है। जब प्रॉब्लम साफ नहीं होती, तो दिमाग उसे अपने हिसाब से भर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि काम सही नहीं चल रहा या प्रोग्रेस नहीं हो रही।
ये बातें सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन ये हमें यह नहीं बताती कि करना क्या है। डायरेक्शन साफ नहीं होता, इसलिए एफर्ट भी बिखरा हुआ रहता है। अब यहां एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अगर हम तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय थोड़ा रुककर प्रॉब्लम को खोलना शुरू करें, तो पिक्चर बदलने लगती है। मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अगर वह इसी थॉट के साथ आगे बढ़ता है, तो वह हर चीज बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वह खुद से पूछे कि आगे बढ़ने का मतलब क्या है, तो उसे अलग अलग जवाब मिल सकते हैं। किसी के लिए इसका मतलब सैलरी हो सकता है, किसी के लिए सीखना, और किसी के लिए रोल या पोजीशन। जैसे ही यह साफ होता है, वैसे ही प्रॉब्लम भी साफ होने लगती है। अब ये एक वेग फीलिंग नहीं रहती, बल्कि एक क्लियर सवाल बन जाती है। और जब सवाल साफ होता है, तो आंसर भी साफ मिलना शुरू होता है। इसका असर ये होता है कि आप हर जगह एफर्ट नहीं लगाते, बल्कि सही जगह पर लगाते हैं। आपका ध्यान उस एक चीज पर जाता है जो सबसे ज्यादा फर्क डालती है। इससे काम कम नहीं होता, लेकिन सही दिशा में होने लगता है। इस फंडामेंटल की खास बात यही है कि यह आपको जल्दी में कंक्लूजन लेने से रोकता है। यह आपको अपनी सोच को थोड़ा दूर से देखने का मौका देता है। और जब आप यह देख लेते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है, तो आगे का रास्ता अपने आप क्लियर होने लगता है। फंडामेंटल साथ मेजरिंग द राइट थिंग, यानी जो सच में मायने रखता है, उसी को देखना और मापना। हम जो देखते हैं, धीरे धीरे वही हमारे लिए सच बन जाता है। अगर हम किसी एक चीज को बार बार मेजर करते हैं, तो हमारा माइंड उसी को सक्सेस या फेलियर का पैमाना बना लेता है। यही वजह है कि कई बार लोग मेहनत करते हुए भी खुद को पीछे महसूस करते हैं, क्योंकि वे उस चीज को देख ही नहीं रहे होते जो असल में आगे बढ़ा रही है। दिमाग आसान चीजों को पकड़ता है, जो जल्दी दिख जाए, जो आसानी से काउंट हो जाए, वही इंपॉर्टेंट लगने लगता है। लेकिन हर दिखने वाली चीज जरूरी नहीं होती। कई बार जो सबसे ज्यादा दिखती है, वही सबसे कम मायने रखती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई रोज कंटेंट बना रहा है। वह व्यूज और लाइक्स देखता है और उसी से डिसाइड करता है कि वह सही कर रहा है या नहीं। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, तो उसे लगता है कि सब ठीक है। अगर नंबर्स गिरते हैं, तो उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर उसका गोल लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, तो सिर्फ व्यूज पूरी कहानी नहीं बताते। अब अगर वह यह देखने लगे कि लोग उसका कंटेंट कितना देर तक देखते हैं, क्या वे वापस आ रहे हैं, क्या वे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसे एक अलग पिक्चर दिखेगी। अब फर्क यहां आता है कि पहले वह सरफेस देख रहा था, अब वह डेप्थ देख रहा है। जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वैसे ही डिसीजंस भी बदलते हैं। अब वह सिर्फ वायरल होने के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि मीनिंगफुल कंटेंट बनाने पर ध्यान देगा। यह फंडामेंटल हमें यह सिखाता है कि प्रोग्रेस हमेशा सीधे नहीं दिखती। कई बार वह हिडन होती है, और उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए होती है। अगर हम गलत चीज को देखते रहेंगे, तो हम सही काम करते हुए भी खुद को गलत समझ सकते हैं। फंडामेंटल आर्ट टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग योर थिंकिंग, यानी अपनी सोच को चेक करना और बेहतर बनाना। हम अक्सर जो पहली समझ बनाते हैं, उसी पर टिक जाते हैं। कोई सिचुएशन आती है, हम उसे जल्दी से समझते हैं और फिर उसी कंक्लूजन को सही मान लेते हैं। यह प्रोसेस तेज होता है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। दिमाग जल्दी जवाब चाहता है, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, इसलिए वह इनकम्प्लीट जानकारी से भी एक क्लियर कंक्लूजन बना लेता है। लेकिन यही जल्दी कई बार गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि हमने अपनी सोच को चेक ही नहीं किया होता। अब अगर हम थोड़ा रुक कर अपनी सोच को देखें, तो हमें समझ में आता है कि हम जो मान रहे हैं,
वह पूरी सच्चाई नहीं भी हो सकती। मान लीजिए किसी को लगता है कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। यह थॉट स्ट्रांग हो सकता है और इसके बाद वह अपने बिहेवियर को बदल सकता है। वह कम बोलने लगेगा या पीछे रहने लगेगा। लेकिन अगर वह इस थॉट को चेक करता है, तो वह खुद से पूछ सकता है कि क्या हर बार ऐसा होता है या कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगा? क्या उसने अपनी बात साफ रखी थी या सामने वाले के पास पूरी जानकारी नहीं थी? अब यहां सोच बदलने लगती है। पहले जहां एक फिक्स्ड बिलीफ था, अब वहां सवाल आने लगते हैं। ये सवाल आपकी सोच को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसे मजबूत बनाते हैं। क्योंकि अब आप अंदाजे से नहीं, समझ कर आगे बढ़ते हैं। इस फंडामेंटल की खास बात यह है कि यह आपको रिजिड होने से बचाता है। आप हर बात को अंतिम नहीं मानते, बल्कि उसे बेहतर बनाने की जगह देते हैं। और जब सोच बदलने के लिए खुली रहती है, तभी डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। अब तक हमने इन फंडामेंटल्स को समझ लिया है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इन्हें हम अपनी रोज की सोच में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए ताकि कंफ्यूजन कम हो और डिसीजंस साफ होने लगें। आइए अब एक सिंपल और वर्केबल पैटर्न देखते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि रियल लाइफ में थिंकिंग इन ग्राफ्स कैसे यूज करें और उसका सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या हो सकता है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को साफ करो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। अक्सर हम वेग तरीके से सोचते रहते हैं, जैसे कुछ ठीक नहीं है या कंफ्यूजन है, लेकिन इससे दिमाग को डायरेक्शन नहीं मिलता। इसलिए प्रॉब्लम को एक साफ सवाल में बदलना जरूरी है। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि असली दिक्कत क्या है, तभी आपकी सोच सही दिशा में चलना शुरू करती है और आप सही चीज पर ध्यान दे पाते हैं। स्टेप 2, थॉट्स को बाहर लाओ। इसके बाद जो भी आइडियाज, ऑप्शंस या डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन्हें बाहर लाना जरूरी है। जब सब कुछ दिमाग के अंदर रहता है, तो वह मिक्स रहता है और क्लैरिटी नहीं बनती। जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं या किसी सिंपल फॉर्म में रखते हैं, आप उन्हें पहली बार साफ देख पाते हैं। इससे यह समझना आसान हो जाता है कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, और आपकी सोच धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। स्टेप 3, ऑप्शंस को कंपेयर करो। अब हर ऑप्शन को अलग अलग देखने के बजाय उन्हें कंपेयर करना शुरू करें। यह देखना जरूरी है कि हर ऑप्शन किसके बदले क्या दे रहा है। जैसे समय के बदले क्या मिलेगा, मेहनत के बदले क्या मिलेगा, या रिस्क के बदले क्या मिलेगा। जब आप इस तरह कंपैरिजन करते हैं, तो डिसीजन आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, बल्कि क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस तरह का बैलेंस दे रहा है। स्टेप 4, सिंपल ग्राफ जैसा सोचो। अब चीजों को और क्लियर करने के लिए दो मेन फैक्टर्स चुनिए और उसी आधार पर ऑप्शंस को समझिए। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा एफर्ट ले रही है और कौन सी ज्यादा रिजल्ट दे रही है। इस तरह सोचने से आपका माइंड गैस करने के बजाय क्लियरली देखने लगता है और कंफ्यूजन काफी कम हो जाता है। स्टेप 5, पैटर्न को पहचानो। इसके बाद यह देखना जरूरी है कि क्या यह सिचुएशन पहली बार हो रही है या पहले भी ऐसा हुआ है। अगर वही प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो इसका मतलब है कि यह एक पैटर्न है। जब आप इस पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आपको यह समझ में आने लगता है कि दिक्कत कहां रिपीट हो रही है और आप उसे बदलने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। स्टेप 6, सही चीज को मेजर करो। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई बार उस चीज को देखते हैं जो दिखने में आसान होती है, लेकिन वह सच में इंपॉर्टेंट नहीं होती।
इसलिए यह समझना जरूरी है कि आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं और क्या वह सच में फर्क डाल रही है। जब आप सही चीज पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपकी डायरेक्शन भी सही हो जाती है और आपके डिसीजंस ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। स्टेप 7, डिसीजन को चेक करो। अंत में जो भी कंक्लूजन आपको मिलता है उसे तुरंत फाइनल मान लेने की बजाय थोड़ा चेक करना जरूरी होता है। खुद से यह पूछना कि क्या मैं इसे सही देख रहा हूं या कुछ मिस कर रहा हूं, आपकी सोच को और मजबूत बनाता है। इससे आप जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचते हैं और ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब जब पूरा तरीका साफ हो गया है तो एक आखिरी बात समझना जरूरी है कि यह सिर्फ स्टेप्स नहीं है बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। कई बार हमें लगता है कि हमें आंसर्स नहीं मिल रहे, लेकिन सच यह होता है कि हम सवाल ही साफ नहीं देख पा रहे होते। और जब सवाल धुंधला होता है तो कितना भी सोच लो, क्लैरिटी नहीं आती। ये किताब बस इतना सा बदलाव लाती है कि आप अपनी सोच को पकड़ना सीखते हैं, उसे सामने रखकर देखते हैं और फिर समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। जैसे ही यह आदत बनती है, वही सिचुएशंस जो पहले भारी लगती थीं, अब उतनी उलझी हुई नहीं लगती। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको तुरंत बदल दे, लेकिन यह धीरे धीरे आपको अपने ही थॉट्स के साथ कंफर्टेबल बना देता है। अब आप उनसे भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं और उनके साथ काम करना सीखते हैं। अगर यह बात आपको कनेक्ट कर रही है, तो इस किताब को आज ही पढ़ना शुरू कीजिए। हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन किताब में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको और मदद कर सकती हैं। अगर आपको हमारी आज की यह डिस्कशन पसंद आ रही है, तो इसे अपने पास मत रखिए। ऐसे लोग जरूर होंगे आपके आसपास जो बहुत सोचते हैं, लेकिन चीजों को साफ नहीं देख पाते। उनके साथ यह जरूर शेयर कीजिए। किताब जगत पर हम इसी तरह किताबों के जरिए सोच को थोड़ा आसान और साफ बनाने की कोशिश करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही किताब के साथ जो शायद आपको अपने ही माइंड को थोड़ा और समझने में मदद करे। तब तक आंसर्स ढूंढने से पहले अपने सवालों को देखना शुरू कीजिए। गुड बाय दोस्तों।